हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 28 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आपको डेली अगर पीडीएफ चाहिए, ये जो स्लाइड्स द हिंदू की मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो मैं एक पोल ऑर्गेनाइज कर दूंगा, ठीक है, पोस्ट कर दूंगा। आप उस पर अपनी सहमति मुझे दिखाएं ज़रूर कि ये आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए होगी। फिर भी नहीं चाहिए होगी, फिर भी मैं आपके लिए टेलीग्राम की चैनल क्रिएट कर दूंगा, और हर 9 या 10 बजे ये पीडीएफ्स को वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ताकि आप डाउनलोड भी कर सकें, एज अ रेफरेंस इस पीडीएफ को रख भी सकते हैं, राइट। और अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं नोट पैड पे, तो रेफरेंस के तौर पे आपके पास रहेगी। आप चाहे तो कहीं बाहर भी जाते हैं विजिट पे, या घर से बाहर हैं, तो फ्री टाइम मिले तो वहाँ भी आप इसे पढ़ पाएंगे, राइट। तो कोई इशू नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दूंगा। और पूल्स भी रहेगी आपके लिए, चाहे तो पूल्स पे भी आप अपनी वहाँ पे वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है न्यूज़ में कवर्ड। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मेंशन है कि ईरान कंट्री ने इमरजेंसी एक मीटिंग रिक्वेस्ट की है। ये क्यों की है? क्योंकि आपको पता होगा कि इसराइल पे ईरान कंट्री ने अटैक किया था। फिर रिटेलिएशन में इसराइल कंट्री ने ईरान पे अटैक किया, ठीक है। तो अब यही सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई ईरान कंट्री के द्वारा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यूएनएससी, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शॉर्ट फॉर्म है यूएनएससी। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन की है, उसमें से ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है। काम क्या करती है? तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से ये डील करती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूएनएससी की लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। पावर क्या क्या है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास? तो पीस कीपिंग ऑपरेशन ये चलाती है, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाती हैं कोई सी भी कंट्री पे अगर वो सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तब। अगर एक्शन या सैंक्शन लगाने के बाद भी अगर कोई कंट्री सुधर नहीं रही है, तो उस कंट्री पे ऑथराइज मिलिट्री एक्शन भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, यूएन की एक ऐसी बॉडी है जिसके पास पावर है या अथॉरिटी है कि वो इशू कर सकती है रेजोल्यूशन जो कि बाइंडिंग रहेगी मेंबर स्टेट्स पे। अगर कोई सी भी डिसीजन ली गई और रेजोल्यूशन अगर पास की गई, तो सारी जो भी कंट्रीज़ हैं उन्हें बात माननी पड़ेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, राइट। वैसे ये अच्छी ही चीज़ बताती है, और क्योंकि ये पीस और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, तो वैसे कोई आर्बिट्रेरी चीज़ें नहीं करती है यूएनएससी, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब क्रिएट की गई थी? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यानी 1945 के बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, जिसमें से 5 परमानेंट हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट। 5 कौन सी कंट्रीज हैं जो कि परमानेंट हैं, हमें पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 5 कंट्रीज हैं, अच्छे से याद रखें, परमानेंट मेंबर हैं ये। और ये विक्टर्स यानी इन्होंने जीत हासिल की थी वर्ल्ड वॉर 2 में, इसीलिए इन्हें परमानेंट मेंबर बनाया गया। इसके अपार्ट 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं हर 2 साल के लिए, हर 2 ईयर टर्म के लिए, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, अच्छे से याद रखें, परमानेंट मेंबर नहीं है। और ये एक रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं जहाँ बात की गई, यानी न्यूज़ है ये, कि 2021 में इंडिया को इलेक्ट किया गया 8th टाइम, 8वीं बार एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। अब ये तो डिटेल्स हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए G4 कंट्रीज़ के बारे में। अब G4 कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन कंट्रीज़ हैं? तो इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, बहुत इंपॉर्टेंट है G4 कंट्रीज़। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एडवोकेट करते हैं ये कंट्रीज़ मिलके कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आने चाहिए, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें चेंजेस होनी चाहिए। और इंडिया, जर्मनी, जापान या ब्राज़ील, इनमें से अ, जो कंट्रीज़ हैं इन्हें भी मौका मिलनी चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की सीट होल्ड कर सकें। और इस बार जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया को की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई, और इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज़ ने सपोर्ट भी किया कि इंडिया को परमानेंट मेंबर की सीट मिलनी चाहिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो या तो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएगी ये जनरल स्टेटमेंट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, या आपसे पूछ ली जाएगी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ नीचे दी गई वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी परमानेंट सीट है। ऐसे करके आ सकती है क्वेश्चन, या आपसे G4 कंट्री के बारे में सीधा सीधा पूछ ले कि कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है।
और बहुत ज़्यादा इस बार यूएनएससी न्यूज़ में रही है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अब बढ़ेंगे हम आगे। ये दूसरी आर्टिकल आई है द हिंदू न्यूज़पेपर में, जहाँ पे कुछ मिशंस के बारे में बात की गई है, तो हम इसे देखेंगे। इसमें बहुत सारे मिशंस हैं, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम गगनयान मिशन से स्टार्ट करेंगे। तो गगनयान मिशन क्या है? ये ह्यूमन इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसमें लॉन्च किए जाएंगे 3 क्रू मेंबर्स और अर्थ की ऑर्बिट में सेंड किए जाएंगे 400 किलोमीटर्स में। 3 डेज़ के लिए ये मिशन कंडक्ट की जाएगी, फिर उसके बाद सक्सेसफुली जो भी क्रू मेंबर्स हैं उन्हें वापस लैंड करवा दिया जाएगा अर्थ पे, ठीक है। ये गगनयान मिशन को कौन लॉन्चिंग व्हीकल कंडक्ट करेगी? तो LV-M3 रॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। यह लॉन्चिंग व्हीकल है गगनयान मिशन के लिए। और गगनयान मिशन की मेन एम क्या है कि इंडिया की स्पेस स्टेशन फ्यूचर में बिल्ड करना। तो ये ज़्यादा जानकारी नहीं है इस पे, और इतनी ही जानकारी हमें ओवरऑल पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। निसार के बारे में मेंशन है, तो इसके बारे में आप समझिए। निसार की फुल फॉर्म क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये रडार है, ठीक है। काम क्या करेगी? तो ये मिशन ऑपरेट करेगी 3 इयर्स के लिए। ये सेंड कहाँ की जाएगी? तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसे सेंड किया जाएगा, ठीक है। और निसार का काम क्या रहेगा? तो इंटायर ग्लोब की मैपिंग वगैरह ये करेगी, ठीक है। यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग के लिए ही इस रडार को बनाया गया है, ठीक है। इसमें 2 बैंड है, हमें पता होना चाहिए। एल बैंड जिसे नासा ने डेवलप किया है, और एस बैंड जिसे इसरो ने डेवलप किया है, ठीक है। तो नासा क्या, सॉरी, निसार क्या कर सकती है? तो पूरी इंटायर ग्लोब की मैपिंग कर सकती है सिर्फ और सिर्फ 12 डेज में, ठीक है। ये फीचर है इसकी, ये हमें पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा और कोई कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे, प्रोबा 3 सैटेलाइट के बारे में इस आर्टिकल में मेंशन है। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मिशन है प्रोबा 3, ठीक है, जिसमें सन की क्रोमा को स्टडी किया जाएगा। अब द हिंदू में मेंशन है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है कि रिसेंटली प्रोबा 3 देखी गई थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, या तो वैसे पूछ ले तो आंसर सैटेलाइट होगी, या आपसे पूछ ले कि ये सैटेलाइट न्यूज़ में आई थी, इसकी मेन एम क्या है। तो या तो आपसे एम पूछ ले कि क्यों लाई गई है, या आपसे पूछ ले कि कौन सी कंट्री के द्वारा लाई गई है, या आपसे पूछ ले कि आखिरकार प्रोबा 3 है क्या, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम चंद्रयान मिशन के बारे में देखेंगे ओवरऑल, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे मिशन 1 से। हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कब कब लॉन्च की गई थी, क्योंकि स्टेटमेंट में, डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है। तो चंद्रयान मिशन, यानी जो इंडिया की पहली मून मिशन थी, इसे लॉन्च किया गया था 2008 में। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में इसे लॉन्च की गई थी GSLV Mark 3 से। और चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च की गई थी PSLV-C11 से। चंद्रयान 3 मिशन थर्ड मिशन थी, ठीक है। और कब ये लॉन्च की गई थी? तो 2023 में जुलाई, डेट इसकी बस याद रखें चंद्रयान 3 की, क्योंकि ये सक्सेसफुल थी, राइट। तो 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। और कौन सी लॉन्चिंग व्हीकल थे? तो लॉन्च व्हीकल Mark 3 या LV-M3 से। अब चंद्रयान 3 मिशन की कंपोनेंट्स क्या है, एक बार हम वो देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आ सकती है कि कौन कौन सी कंपोनेंट लैंडर पेलोड की पार्ट है या रोवर पेलोड की पार्ट है, ठीक है। 2 कंपोनेंट ही हैं इस मिशन की, चंद्रयान 3 की, लैंडर पेलोड और दूसरी रोवर पेलोड। अब लैंडर पेलोड्स के अंदर क्या क्या है? तो चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्टी, ये काम क्या करेगी? तो ये थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मेज़र करेगी। दूसरी कंपोनेंट क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, इल्सा। अब ये काम क्या करेगी? तो सिस्मिक जो लैंडिंग साइट है वहाँ पे सिस्मोलॉजी को ये मेजर करेगी। फिर तीसरी चीज़ क्या है? तो लैंगम्यूर प्रोब, जो प्लाज्मा डेंसिटी या और वेरिएशन को मेज़र करेगी, एस्टिमेट करेगी। चौथी चीज़ क्या है? तो एक पैसिव लेज़र रेक्ट्रो रिफ्रैक्टर एरे है नासा की तरफ से, जो मेज़र करेगी लेज़र वगैरह, लूनर लेज़र की रेंजिंग को स्टडी करेगी। तो ये कंपोनेंट है, ये सारी चीज़ें हैं लैंडर पेलोड्स के अंदर। और रोवर पेलोड्स के अंदर क्या क्या है? तो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी एपेक्स, और लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लीप्सा, ठीक है। ये काम क्या करेंगे? तो ये एलिमेंटल कंपोजिशन मून की, ठीक है, जो लैंडिंग की विंसिटी यानी जो आसपास वाली साइड्स है वहाँ की, ये एलिमेंट्स वगैरह को टेस्ट करेंगे, सैंपल्स वगैरह लेंगे, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि लैंडर्स पेलोड है, इसमें रोवर पेलोड है, इसके अंदर क्या क्या है। मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आ जाए, या तो डायरेक्टली पूछ ले कि लैंडर पेलोड्स के अंदर कौन से कंपोनेंट है, या रोवर पेलोड्स के अंदर। इसके ज़्यादा
और कोई सी भी मिशन या ऐसी सैटेलाइट वगैरह न्यूज़ में नहीं थी, ठीक है। तो यही दो न्यूज़ थी आज जिसमें हमने ढेर सारी अलग अलग न्यूज़, सॉरी, टॉपिक्स देखी, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो को वॉच किया है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, अप्रिशिएट करें अगर आपने कुछ सीखा है तो, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।